वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। अगर आपको बाकी के सभी चैप्टर्स पढ़ने हैं पॉलिटिकल साइंस के तो प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां मैं सभी चैप्टर्स को डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रही हूं, तो आप जाके पढ़ सकते हो। और सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन एंड क्लास 12 की इंग्लिश भी मैं अपने चैनल पे पढ़ाती हूँ। तो जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है आप जाके मेरे चैनल से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम अपनी बुक 1 के 4th चैप्टर पे आ चुके हैं। तो आज इस चैप्टर में गाइस हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि आपने यूएन के बारे में सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस, जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज जाती हैं, असेंबलीज होती हैं, मीटिंग्स होती हैं। तो यस, यूएन भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और आज आप ये जानोगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हमारे वर्ल्ड को ज़रूरत ही क्या है। जैसे यूएन है, हमने कई बार देखा है कि हमारे यहाँ से जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी जो है बहुत बार यूएन के असेंबलीज में जाते हैं, ठीक है। वहाँ बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ आ रखी होती है, उनके लीडर्स आ रखे होते हैं, वहाँ बैठ के बातचीत होती है। तो क्या ज़रूरत है ये बातचीत करने की, ये यूएन बनाने की ज़रूरत ही आखिर क्या है, आज आप इस चैप्टर में ये जानोगे। और जो यूएन के अलावा और भी कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, ये सब भी क्यों है ये आप जानने वाले हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। तो फाइनली अब हम जानने वाले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें आप अलग अलग कंट्री के बारे में पढ़ा। आपने पहले चैप्टर में हमने यूएसएसआर के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत यूएसए के बारे में भी आपको उसमें पता चल गया था कि यूएसए एक सुपर पावर बन गई थी। अगले चैप्टर में आपने पता नहीं कितनी ही कंट्रीज के बारे में पढ़ा। आपने ईयू के बारे में पढ़ा, एक एसोसिएशन के बारे में, एशियान पढ़ा, चाइना पढ़ा, जापान, और कौन सी कंट्री पढ़ी आपने, साउथ कोरिया पढ़ा। फिर अगले चैप्टर में आपने पढ़ा पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा रहा, बांग्लादेश का कैसा रहा, नेपाल का, भूटान का, इंडिया के बारे में हम सेकंड बुक में पढ़ ही रहे हैं। अब इतना जब हमें हर देश के अलग अलग, मतलब हर एक हमारे दुनिया के अलग अलग देशों के बारे में, कंट्रीज़ के बारे में पता चल गया है, तो अब हम जानने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म होती है जहाँ दुनिया के सभी देश बैठकर बातचीत कर सकते हैं। तो इसलिए अब हम फाइनली आ चुके हैं। अब हम आगे वाले चैप्टर्स में भी किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। अब कंट्री बतेरी पढ़ ली हमने, अब हम अलग टॉपिक पे शिफ्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस के। जैसे कि इसमें करेंगे हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हम यही जानेंगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो आप डिस्कस करोगे इस चैप्टर में वो ये है कि देखो, यूनिपोलर काइंड ऑफ वर्ल्ड शुरू हो गया था हमारा सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने के। सोवियत यूनियन कब डिसइंटीग्रेट हुआ था, एक बार कॉमेंट सेक्शन में बताना। भाई ये तो कॉपी पेस्ट हो जाना चाहिए अभी तक माइंड में, क्योंकि इतनी बार हम पढ़ चुके हैं। इसको पोस्ट कोल्ड वॉर एरा पीरियड भी कहा जाता है। तो बेसिकली 1991 के बाद से होता है। अब 1991 के बाद से सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था और एक ही सुपर पावर बची थी, यूएसए। और यूएसए की बहुत डोमिनेंस, हेजेमनी कहा जाता है इस वर्ड को, दादागिरी टाइप चलती थी पूरे वर्ल्ड में। और देखा जाता था कि यूएसए की पावर को रोकने के लिए कोई भी नहीं था। तो इसलिए आज इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि क्या यूएन बनने से हम यूएसए की पावर को कुछ कम कर सकते हैं, या यूएन जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम यूएसए से जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड ऑल दैट। तो यही चीज़ आपको यहाँ लिखी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर क्रिएटेड टू कोप विद न्यू चैलेंजेस, यानी कि जो भी नए चैलेंज आ रहे हैं। अब दुनिया बदल रही थी गाइस, 1991 के बाद का ज़माना आ गया था, दुनिया बहुत बदल रही थी। अब वॉर को पीछे छोड़ के डेवलपमेंट के इतने सारे हमारे सामने इश्यूज़ थे जिनको हमें डील करना था। कहीं ग्लोबल वार्मिंग होने लग गई थी, कहीं डिजीजेज आ रही थी। तो अब वॉर छोड़ के भैया और भी बहुत सारे इश्यूज थे जिनसे डील करना था। और उनमें से एक था कि ये जो यूएसए, अमेरिका इतना ज़्यादा ही भैया ये तो एक डॉन बनता जा रहा था पूरी दुनिया का अकेले वाला। तो क्या यूएन हेल्प कर सकता है इससे टेक ओवर करने में, ऐसे कुछ बैलेंस करने में सिचुएशन को, ये आप जानोगे इस चैप्टर के थ्रू, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। और पहला टॉपिक आता है आपका, व्हाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की आखिर में ज़रूरत है ही क्या। अगर आप इस वीडियो से चैप्टर पढ़े उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट गिव यू सम इंपॉर्टेंट नोट्स, आप उन्हें पढ़ सकते हो, स्लाइड्स को भी रीड कर लोगे, बस बहुत है आपके लिए। एनसीईआरटी में काफ़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज़ हो रखी है, सेम एनसीईआरटी की लाइनें मैंने यहाँ लिखी है, बट ये आपको यहाँ से डिफिकल्ट नहीं लगेगी क्योंकि मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। हम रट्टाफिकेशन नहीं करते किसी भी कॉन्सेप्ट की, हम समझ लेते हैं और फिर दिमाग में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले नॉर्मल बात है हमारी कि क्या पूछा गया आपसे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्या है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, बताओ भैया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्या है। तो ये जो 5-6 पॉइंट यहाँ लिखे हैं, यही ज़रूरत है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। सो लेट्स सी क्या क्या ज़रूरत है हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला रीज़न
आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्या जरूरत है, तो वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर फॉलोइंग रीजन, ऐसे करके आप अपना आंसर लिखोगे। पहला क्वेश्चन होगा ये, और ऐसे से आप चैप्टर समझ जाओगे। तो सबसे पहले हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। इट हेल्प विद द मैटर ऑफ वॉर एंड पीस, जैसे कि दुनिया में कहीं भी वॉर चल रहा हो तो उस वॉर को संभालने में और बातचीत कॉपरेशन करवाने में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे एक UN भी है, ये मदद कर सकती हैं। ठीक है, तो पहला रीज़न इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कहा इट हेल्प में मैटर वॉर एंड पीस, कि सारी दुनिया के देश वहाँ जाके बैठेंगे, दोनों दुश्मन भी होंगे आपस में, जो वो भी बैठ के बात कर लेंगे वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट, हेल्प कंट्रीज टू मेक अ बेटर लिविंग कंडीशन फॉर ऑल। तो UN में ना बहुत बातें होती है, UN और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती हैं, यहाँ पे हर कंट्री जाती है, बातें करते हैं, अपने प्रॉब्लम बताए, जैसे इंडिया बताएगा हमारी कंट्री में ये प्रॉब्लम है, चाइना बताएगा हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, साउथ अफ्रीका बताएगा हमारी ये प्रॉब्लम है, हर कंट्री अपनी अपनी प्रॉब्लम बताएगी। ग्लोबल वार्मिंग हो गई, डिजीजेज हो गई, ओवर पॉपुलेशन हो गई, इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, बातें बताते हैं और कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है, समटाइम्स कंट्रीज हैव कॉन्फ्लिक्ट्स विद ईच अदर बट दैट डज नॉट मीन्स दे मस्ट गो टू वॉर। तीसरा रीजन क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि दो कंट्री आपस में बहुत सारा इनके बीच में लड़ाई है, बहुत ऐसी बातें हैं जिस पे आपस में उनकी राय नहीं मिल रही है, बहुत प्रॉब्लम्स है बीच में। बट प्रॉब्लम होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि वॉर पे चले जाओ, जैसे कि रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है तो हम भी देख के हम कहते हैं यार ये वॉर रुक जाना चाहिए, कितने लोगों की जानें जा रही हैं। तो सेम क्राइटेरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है कि दो कंट्री के बीच में आपस में जितनी भी दुश्मनी हो, वॉर नहीं होना चाहिए, बैठ के बातचीत के सुलटारा कर लो, और वही चीज़ है कॉम्प्रो कर लो एनीथिंग, और यही काम है सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ पे इश्यूज़ को डिस्कस करा जाए और एक फाइनल सॉल्यूशन निकाला जाए, और जितने भी डिफरेंसेस हैं उनको सॉल्व करा जाए, वॉर पे जाए बिना, कि भाई वॉर पे मत जाओ, UN में बैठ के आप बातचीत कर लो। ठीक है, ये है फ़ायदा UN का और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का होने का। ठीक है, तो ये आपको लर्न करनी है, ये 4 रीजंस है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के होने के। वॉर पीस में हेल्प करता है, कॉपरेशन बढ़ाता है, एक ही बात को 4 तरीके से बता रखा है, वॉर नहीं होने देने के लिए, कॉपरेशन कराने के लिए, बातचीत करवाने के लिए, इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी है। ठीक है, ये काम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। बट कई बार ऐसा होता है गाइस कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ये यूनाइटेड नेशन है, ये अपने इस काम को फुलफिल नहीं कर पाती है। कई बार ऐसा लगता है कि ये ऐसा कुछ कर तो नहीं है जो इन्होंने कहा है करने के लिए। जैसे अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, UN तो अब भी है, तो वो वॉर क्यों नहीं रुक रहा है? जहाँ पे तो लिखा है भैया कि UN का मतलब है वॉर रुकवाएगी। तो ऐसा कई बार ऐसा होता है कि UN अपना काम नहीं कर पाती है, जैसे कि आपको इस कार्टून में बता रखा है। अब ये कार्टून में आप देख सकते हो, ये 2 फोटो आपको गिवन है, यहाँ पे एक वॉर टाइप का सीन चल रहा है और यहाँ पे वॉर टाइप के सीन एंड हो चुका है और यहाँ पे UN के सिंबल्स रखे हुए हैं कि UN बीच में आ गया। इसका मतलब ये है, बेसिकली ये क्या है, ये जून 2006 की बात आपको दिखाई जा रही है, जब इसराइल ने अटैक कर दिया था लेबनान पे। कुछ ऐसे कह के कि वहाँ पे कुछ मिलिटेंट ग्रुप है जो उनके लिए थ्रेट है। ठीक है, तो इसराइल ने अटैक कर दिया लेबनान पे, तो UN ने पास करा था अगस्त में एक रेजोल्यूशन कि इसराइल जो है अपनी आर्मी को वहाँ से वापस बुला ले। अटैक करा जून में, ठीक है, जून जुलाई 2 महीने पूरा, तो मतलब मिलिटेंट उनकी जो है इसराइल की आर्मी है वो वहीं रही, इनका जो है लेबनान के अंदर, और यहाँ पे अटैक करती रही। UN जो है पहले 2 महीने चुप बैठा रहा, फिर रेजोल्यूशन कब पास करा? अगस्त के अंदर। और फाइनली जो उनकी आर्मी थी जो इसराइल की लेबनान में गई थी, वो वापस कब आती है? अक्टूबर के अंदर आती है। तो जून के गए इनकी आर्मी अक्टूबर में वापस आती है। तो आप खुद सोच सकते हो कि कितना नुकसान लेबनान का उस समय पे हुआ। लेबनान में बहुत लोगों की जानें गई थी इस समय में। तो यहाँ पे लोगों ने क्वेश्चन करा, भाई ये UN करता क्या है? इन्होंने तो कहा है वॉर संभालेंगे, इन्होंने तो कहा है पीस करेंगे, इन्होंने तो कहा है कंट्रीज़ की जो है बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करवाएंगे, इनकी बातचीत का करवाएंगे कि भाई ये लड़ाई ना करे। और यहाँ देखो भैया, जून में इनकी आर्मी गई थी लेबनान में इसराइल वाली, अक्टूबर में जाके वापस आई, तुम कर क्या रहे हो? तो काफ़ी बार UN की जो है ना, जैसे कहते हैं ना, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है कि UN कहता कुछ है और अपनी जो भी कुछ वो वादे करते हैं उसको फुलफिल नहीं कर पाता। तो ये सिनेरियो आपने देखा। तो ऐसा ही सिनेरियो पे क्या होता है, वो लोग क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई फिर UN की ज़रूरत ही क्या है, हम क्यों बनाए UN? ये कह रहे हो वॉर रुकवाओगे, कहाँ रुकवाया तुमने वॉर? अब भी चल रहे हैं वॉर। तो ये बहुत सारे लोग होते हैं जो खुश नहीं रहते फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो कहते हैं हमें इनकी ज़रूरत ही क्या है। तो उनको भी आंसर किया जाता है, और उनको आंसर क्या किया जाता है, बहुत सारे लोग उनको आंसर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक लाइन आप ये पढ़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये लाइन बोली थी UN के सेक्रेटरी जनरल थे डग, आपने जो है UN के जो ये सेक्रेटरी जनरल थे, इन्होंने एक बार जवाब दिया था क्या, दैट यूनाइटेड नेशन वॉज नॉट क्रिएटेड
क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशन बन गया है तो दुनिया में वॉर होंगे ही नहीं। हाँ, होंगे तो सही, बट यूएन कोशिश करता है कि भाई रोक पाए। अब यूएन कोई उनका वो तो नहीं है ना दादा की जाके लड़ाई रुकवा देगा कि दो बच्चे लड़ रहे हैं, पोते पाती आपस में लड़ रहे हैं कि भाई वो लड़ना बंद करो और दादाजी की बात सबको माननी पड़ेगी। नहीं ना, यूएन जो है अपने मेंबर से ही बना है, हर कंट्री ने अपनी मर्जी से यूएन को ज्वाइन करा है। यूएन बस उन्हें बोल सकता है, ज़बरदस्ती तो अपनी बात नहीं मनवा सकता है। और यूएन बना था सो दैट जो वर्ल्ड है उसको जो है एटलीस्ट कुछ वॉर से बचा सके, बट हर वॉर से बचा पाएगा ये यूएन ने प्रॉमिस नहीं कर सकता। तो ये चीज़ यहाँ लिखी है कि यूएन इसलिए बना था सो दैट जो वर्ल्ड है वो हेल जैसा ना बने, वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, इसलिए यूएन बना था। इसलिए नहीं बना था कि वॉर होने ही ख़त्म हो जाएंगे। वॉर तो हो सकते हैं बट यूएन अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि उन्हें लिमिट करे। एक और आपके बुक में जो है कोटेशन दे रखी है वो शशि थरूर जी ने कही है दैट यूएन के अंदर बैठ के, यूएन को उन्होंने टॉकिंग शॉप्स का, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, यूएन को टॉकिंग शॉप्स की बोला। टॉकिंग शॉप इसलिए बोले क्योंकि यूएन क्या है, वहाँ ना बड़े बड़े ऑफिस बने होते हैं, असेंबलीज होती हैं, वहाँ लोग बैठ के बातें करते रहते हैं। बाहर की दुनिया के देख क्या है, यूएन बातें ही करते रहते हैं हर समय। तो शशि थरूर ने कहा हाँ टॉकिंग शॉप्स है यूएन बेटर है टॉकिंग शॉप्स की तरह, बिकॉज जॉ इज़ बेटर देन वॉर। यानी कि अगर यूएन के असेंबलीज के अंदर बैठ के कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता हो तो जॉ मतलब बातें करना बेटर है वॉर से। यही वाली कोटेशन जॉ इज़ बेटर देन वॉर चर्चिल ने भी दी थी जो यूके के प्रेसिडेंट थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है दैट जो है यूएन जो है इसलिए नहीं बना था कि वॉर होने ही ख़त्म हो जाएंगे, उनको लिमिट करने के लिए बना था। और यही आंसर अगर इंग्लिश में कैसे लिखना हो तो ये यहाँ पे बता रखा है। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या यूएन अगर हम कहें तो ये कोई सुपर स्टेट नहीं है। जो मैंने कहा ना भाई यूएन के इतने सारे मेंबर्स हैं, उनमें से 2 मेंबर अगर लड़ने लग गए जैसे कि रशिया यूक्रेन लड़ाई कर रहे हैं तो यूएन कोई सुपर स्टेट नहीं है, यानी कि कोई दादा नहीं है या उनका पेरेंट नहीं है कि पेरेंट्स मना करेंगे तो बच्चे लड़ना बंद करेंगे, दादा दादी मना करेंगे तो बच्चे में लड़ना बंद करेंगे, टीचर मना करेंगे तो दो दोस्त आपस में लड़ना बंद करेंगे। अब यूएन जो है कोई उनका सुपर स्टेट नहीं है, उनके ऊपर की अथॉरिटी नहीं है। इनफैक्ट इट इज़ क्रिएटेड बाई इट्स मेंबर एंड रिस्पॉन्ड। बट यूएन कैसे है, रशिया और यूक्रेन अपनी मर्जी से जाके ज्वाइन करा था यूएन को ना उन्होंने, वो चाहेंगे तो यूएन की बात सुने, नहीं चाहेंगे ना सुने। जैसे हम अपनी एक ग्रुप बना रहे हैं कि भाई हमने क्लास 12 में 99% लाने हैं और हमने अच्छे से पढ़ाई करनी है, इसको हमने अपना एक स्टडी ग्रुप बना रखा है। अब मैं आपको सिर्फ कह सकती हूँ पढ़ लो, बच्चे का जिसका मन होगा वो पढ़ेगा, जिसका नहीं होगा ग्रुप में रह के भी नहीं पढ़ेगा। सेम गोज़ ऑन विद यूएन कहेगा वॉर मत करो, बट जहाँ पे जो है जिसका वॉर को जिसको जाना होगा तो वो तो जाएगा ही। यूएन अपनी तरफ से कोशिश करता है कि उसको रोक पाए। इट ओनली हेल्प मेंबर टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम पीसफुली। वो हेल्प ही कर सकता है, ज़बरदस्ती नहीं रुकवा सकता। तो यही आंसर दिया जाता है। तो ये चीज़ आपकी एनसीईआरटी में एक्सप्लेन करी गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम समझ गए, व्हाई डू वी नीड यूएन। तो यूएन के नीड के ये 4 आपके पास जो है आंसर है, वॉर ना होने के लिए, इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। और कई बार अगर पूछा जाए कि यूएन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपना काम सही से क्यों नहीं कर पाती है तो उसका आंसर ये है दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई सुपर स्टेट नहीं है, ये अपने मेंबर्स से बनी है। मेंबर्स चाहेंगे तो बात मानेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं मानेंगे। तो समझ गए। अब यही बात एनसीईआरटी के 2 पेजेस में बहुत घुमा फिरा के बताइए अब तुम्हें पता है, ठीक है। चलो अब आज चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। और यहाँ पे आपको और इलेबोरेट वे में पूछा गया है वाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्या है। वॉर नहीं गाइस, वॉर के अलावा भी बहुत ज़रूरत होती है हमारे को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, और वो आप यहाँ पढ़ सकते हो। बिकॉज हमारे वर्ल्ड में जो है बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो सबके मिलकर ही सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि उनमें से एक इशू है डिजीज़ेस, ग्लोबल वार्मिंग। अगर कोरोना वायरस के समय की अगर हम बात करें, जब आया था, अगर एक कंट्री सिर्फ वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देती, अगर एक ही कंट्री कहती बस हमारे कंट्री में मास्क लगाओ, तो क्या हम उससे फाइट कर सकते थे? नहीं। जब तक हमने देखा कि वर्ल्ड की पता नहीं कितनी कंट्रीज़ ने आपस में कोऑपरेट करा, कितनी ही कंट्रीज़ में लॉकडाउन लगा, कितनी ही कंट्रीज़ ने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करा, एक दूसरे की भी मदद करी, तब जाके हम उस सिचुएशन को डील कर पाए। ऐसी ही होती है ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम। अगर इंडिया कहे भाई मैं तो पॉल्यूशन नहीं करूँगा, मैं तो बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं करूँगा, अर्थ को, मुझे अर्थ की बहुत ज़्यादा फिक्र है, और इंडिया ग्लोबल वार्मिंग करनी अपनी तरह से बंद कर दे, बट चाइना पूरे जोर पे कर रहा है, और यूएसए कर रहा है, रशिया कर रहा है, इसराइल कर रहा है, बाकी सब कंट्रीज़ कर रही है, तो क्या उससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगी? नहीं, हमारा डेवलपमेंट ही कम होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बाकी तो कर रही है ना फुल स्केल ग्लोबल वार्मिंग। सिर्फ एक जने के कंट्रोल करने से कुछ नहीं होता है। काफ़ी सारी वर्ल्ड में सिचुएशन ऐसी होती है, जैसे कि डिजीज़ हो गई, कोई बीमारी अगर फैल गई है
उसको रोकने के लिए हर कंट्री को अपने बॉर्डर को गार्ड करना पड़ेगा, हर कंट्री को वहाँ अपने बॉर्डर पे लोग तैनात करने पड़ेंगे, सो दैट वो चेक करे कि कोई जो है कोई बीमार आदमी उनकी कंट्री में ना आ जाए, और जो है सब लोगों ने सब तरीके के ट्रीटमेंट्स ले रखे हैं। नहीं तो पूरे के पूरे लेवल पे जब वैक्सीनेशंस होनी होती हैं तो वैक्सीनेशन बनना, ऑल दैट, इस पे कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए यूएन बना है, सो दैट कोई ऐसे मामले अगर हो जहाँ एक कंट्री का करने से कुछ नहीं होगा, सबका जो है भाईचारे की ज़रूरत है, सबकी फ्रेंडशिप यूनिटी की ज़रूरत है, तो उसके लिए यूएन बना है। तो इसमें आप कोरोना वायरस का एग्जांपल मेंशन कर सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग का। एक कंट्री कह रही है मैं पॉल्यूशन नहीं, तो उससे क्या होगा? जब तक पूरा दुनिया पॉल्यूशन करना बंद नहीं करेगा तब तक ग्लोबल वार्मिंग एंड नहीं होने वाली है। तो इसलिए यूएन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ जाके बातचीत करके जो है एक पीसफुल सॉल्यूशन निकाल सकती हैं, एक बेटर सॉल्यूशन जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो विद दिस जो है ये चीज़ आप समझ सकते हो, व्हाई डू वी नीड यूएन। और अगर आप कहो नहीं हम तो कंट्रीज आपस में भी डिसाइड कर सकती है, यूएन की हमें ज़रूरत नहीं है, आपस में कुछ कंट्रीज सोच लेंगे कि अब आगे से हम डिजीजेस को ऐसे डील करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को ऐसे डील करेंगे, ग्रुप बना के सिंपल, अगर 6 कंट्री ने अपना ग्रुप बना के डिसाइड कर लिया तो वो भी इतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ना एक सिक्योरिटी नहीं होगी। हर कंट्री सोचेगा कि बाई चांस भैया ऐसा ना हो कि इसने जो मेरे को प्रॉमिस करा है वो उसे चीट कर दे, बाद में जो है अपना एग्रीमेंट तोड़ ना दे, जो हम लोगों ने डिसाइड करा कि भाई हम पॉल्यूशन नहीं करेंगे, 6 कंट्री ने मिलके, और उनमें से एक ने बाद में करना शुरू कर दिया पॉल्यूशन, तो तीन तो सोचे कि भाई इसने तो हमारे साथ धोखा कर दिया। ऐसी कुछ सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसलिए यूनाइटेड नेशन और जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना है, क्योंकि वहाँ पे जो मैटर डिस्कस होते हैं वो बहुत लीगल वे में होते हैं, और अगर किसी कंट्री ने कहा है मानना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो इसलिए हमें चाहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक, तो एक तो ये हो गया यूएन की नीड कि कोई बड़े इश्यूज जहाँ पे सब कंट्रीज़ की आपस में जो है सहमति की ज़रूरत है, कॉपरेशन की ज़रूरत है, तो वो प्लेटफॉर्म एक यूएन प्रोवाइड कर सकता है। एक यूएन प्रॉपर एक तरीके का एग्रीमेंट प्रोवाइड करता है कि हाँ कंट्री अगर जा रही है और कोई एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं तो उनको फॉलो किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बाद में कोई कंट्री मुकर जाएगी मैं तो नहीं मानती, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है यूएन की नीड अब इसलिए भी हो चुकी थी क्योंकि पोस्ट कोल्ड वॉर एरा पीरियड में, यानी कि कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ जो थी वो बहुत पावरफुल साबित हो गई थी। क्योंकि पहले क्या चल रहा था, रशिया और जो ये बाकी सब कंट्रीज़ थी अपना कम्युनिस्टिक मॉडल चला रही थी, ये कहते थे हम भी पावरफुल, वो कहते थे हम भी पावरफुल। अब जब वो हार चुके थे तो इनकी डोमिनेंस बहुत बढ़ गई थी, दे वर द विनर्स, कोल्ड वॉर के विनर बन चुके थे ये। तो अब इनकी पावर को चेक करने के लिए कि भाई ये बाकी कंट्रीज को जो है ना दबाएं, बाकी कंट्रीज पर अपनी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा ना दिखाए, उसके लिए भी जो है यूएन हमारे का एक प्लेटफॉर्म होता है, सो दैट हम यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से जाके अच्छे से बात कर पाए। अब ऐसा थोड़ी हर कंट्री रोज़ जाके अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिल लेंगी, अमेरिका से बातचीत कर लेंगी, नहीं, यूएन है, यूएन के थ्रू हम कर सकते हैं। यूएन में गए हैं, मिल रहे हैं, असेंबलीज हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, तो यूएन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अमेरिका तक पहुंचने का भी। ठीक है, तो यही चीज़ आपको यहाँ बता रखी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, और यहीं से आपका डायरेक्ट चैप्टर शुरू होता है। अभी तक तो वही एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, व्हाई डू वी नीड यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वही आपको आएगा। उस पर आपको लिख देना वॉर जैसे मामलों में डील करने के लिए कुछ ऐसे इशूज जहाँ पे एक जना सॉल्व नहीं कर सकता है सिचुएशन, एक कंट्री नहीं कर सकती है, सबको मिलकर करना पड़ेगा, जैसे डिजीज़ हो गया और वो हो गया ग्लोबल वार्मिंग, इवन टेररिज्म ऑल्सो। टेररिज्म को भी कॉम्बैट करने के लिए बहुत सारे नेशंस की आपसी सहमति और एफर्ट्स की ज़रूरत है। तो ऐसे इश्यूज़ को डील करने के लिए यूनाइटेड नेशन है हमारे पास, और अमेरिका तक पहुंचने के लिए यूनिपोलैरिटी को जो है चैलेंज करने के लिए हमारे पास यूएन है। अब पढ़ते हैं हम ये यूएन आखिर में बना कैसे था। ठीक है, तो यूएन जो है, यूएन से पहले यूएन के पापा के बारे में पढ़ते हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद यूएन के पापा जो है बने थे, उनका नाम था लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशंस वर बॉर्न आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था एक बार जरा कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने चैप्टर 1 में बताया था, आपको याद हो तो बताओ। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बन गया था लीग ऑफ नेशंस, और लीग ऑफ नेशंस का ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 ना हो। तो ये तो लीग ऑफ नेशंस जो था अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर पाया, वर्ल्ड वॉर 2 हो जाता है। और वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक चलता है, 1939 से 1945 तक। और वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 में तो ऐसा कुछ हुआ जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, दैट न्यूक्लियर अटैक भी सहना पड़ा था जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होता है तो हमारी जो दुनिया है ना, देखो उन्होंने होप नहीं छोड़ी। ये एक बहुत बड़ी सीख मिलती है हमें इस चैप्टर से कि जैसे लीग ऑफ नेशन बना वो फेल हो गया,
बट फिर भी हमारी दुनिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक नई ऑर्गेनाइजेशन, एक नई होप के साथ बनाई जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन, कि शायद अगर हम इसे बनाएंगे तो वर्ल्ड वॉर 3 ना हो। और अभी तक यूनाइटेड नेशन ने उस चीज़ को तो फुलफ़िल करा ही है ना, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ। तो यस, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये लोग भी सोच लेते हैं भाई लीग ऑफ नेशन का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अगली ऑर्गेनाइजेशन बना के क्या होगा। नहीं, सारी दुनिया की कंट्रीज़ ने फेथ दिखाया इस चीज़ के ऊपर कि नहीं, अभी हमें एक और ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 एंड होता है, उसी समय वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होते ही 1945 के अंदर ही बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं और वो यूनाइटेड नेशन चार्टर को साइन करती हैं। कौन कौन साइन करती है उस समय पे? 51 कंट्रीज़ आती हैं और वो यूनाइटेड नेशन चार्टर को साइन करती हैं एंड जो है यूनाइटेड नेशन को बनाती हैं और कहती हैं कि अब हमें वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है जो लीग ऑफ नेशन नहीं कर पाई थी, यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 को रोकना है। यूएन वॉज फाउंडेड एज अ सक्सेसर टू लीग ऑफ नेशन। सक्सेसर मतलब वो ऑब्वियसली वो उसका बेटा था, लीग ऑफ नेशन का यूएन है। एंड वॉज एस्टैब्लिश इमीडिएटली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 इन 1945। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 में इमीडिएटली बन गया। तो बना कैसे था? जब यूनाइटेड नेशन चार्टर को 51 कंट्रीज़ ने साइन करा था, तो ये यूनाइटेड नेशन का सिंबल है, ये बन गया था। ठीक है, तो चलो अब आगे पढ़ेंगे हम और यूनाइटेड नेशन के बारे में। दैट जब यूनाइटेड नेशन बना तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्यों बना यूनाइटेड नेशन, डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एग्जाम में आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, 4 ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है एक्ट टू स्टॉप द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स एक्सलेटिंग इनटू वॉर एंड इफ वॉर ब्रोक आउट लिमिट द एक्सटेंट ऑफ होस्टिलिटीज। पहला यूएन का ऑब्जेक्टिव है वॉर नहीं होने देना, और अगर वॉर हो गया तो होस्टिलिटीज यानी कि ज़्यादा नुकसान नहीं होने देना है, जल्द से जल्द वॉर को रोकने की कोशिश करनी है, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल लेवल पे कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो आपस में कंट्रीज़ के बीच पे, चाहे वो ट्रेड के ऊपर हो चाहे वो पॉलिटिक्स के ऊपर हो, किसी भी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ये यूएन की कोशिश रहती है। अगर होता है तो वहाँ बातचीतें चलती रहती है उसको संभालने के लिए। टू फैसिलिटेट कॉपरेशन अमंग स्टेट, फैसिलिटेट मतलब बढ़ावा देना, कि आपस में कंट्रीज कॉपरेशन करे। अब हमारी कंट्री के मिनिस्टर्स, लीडर्स जाते हैं यूनाइटेड नेशन में, बाकी बहुत सारी कंट्री के लीडर से मिलते हैं, फ्रांस से मिलेंगे, पाकिस्तान के लीडर से भी मिलेंगे, चाइना के लीडर से भी मिलेंगे, इजराइल से भी मिलेंगे, एंड वहाँ पे कॉपरेशन स्टार्ट होते हैं, बातचीत करने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है। टू इम्प्रूव द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिंपल, ये इतनी इंग्लिश को मत समझो। टू इम्प्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट यानी कि पूरे वर्ल्ड ही। अब देखो, अपनी कंट्री की चिंता करने के लिए तो अपनी कंट्री की गवर्नमेंट है ना, कि हमारी कंट्री की गवर्नमेंट चिंता करती है कि हमारे यहाँ सोशल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, गरीबी ना हो ज़्यादा, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट चिंता करेगी, हर कंट्री की अपनी करेगी। बट एक ग्लोबल लेवल पे भी हमारे सामने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये देखता है कि पूरे वर्ल्ड में सोशल डेवलपमेंट हो, पूरे वर्ल्ड में से जो है पॉवर्टी हटे, पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आए, तो ये काम करता है यूनाइटेड नेशन। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब जो है हमें बता रखा है और इन्फॉर्मेशन यूएन के बारे में, जैसे कि बाय 2011 यूएन के कितने मेंबर्स थे? 193 मेंबर थे। एग्जाम से पहले ना यूएन के करंट मेंबर गूगल पे चेक करके जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब जो यूएन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी होती है, यूएन की बहुत सारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ जो है जो हमें हाईलाइट करके बुक में बताइए, जो हमें याद रखना है, दैट यूएन की होती है एक जनरल असेंबली। ठीक है, और इस जनरल असेंबली में सबके पास होता है 1 वोट। ठीक है, दूसरी बॉडी जो यूएन की बता रखी है वो है हमारे पास यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल। और यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 5 जो है परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। जैसे कि आपका स्कूल है तो आपके स्कूल में टीचर्स भी होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं, प्रिंसिपल्स भी होते हैं और जो है एचओडी भी होते हैं, सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ होती हैं। वैसे ही यूएन की ये बॉडीज़ हैं, इन सबकी अपनी अलग अलग ड्यूटी है। पहली बॉडी हमने पढ़ी यूएन की, वो है यूएन की जनरल असेंबली। तो ये एक तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ यूएन है। तो एग्जाम में क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ यूएन, तो उसमें आप ये बता सकते हो कि फर्स्ट बॉडी हमको पता है यूएन की, वो यूएन जनरल असेंबली, जहाँ पे हर कंट्री मेंबर है। जैसे 193 कंट्री होगी तो हर कंट्री यूएन की जनरल असेंबली का मेंबर है। वहाँ पे कोई भी डिसीजन पे वोटिंग्स होती हैं तो वो हर कंट्री पे एक वोट होता है। उसके बाद दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसका नाम है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल। और इस सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट और जो है 10 नॉन परमानेंट। जो परमानेंट मेंबर है वो कौन कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना। और ये कैसे डिसाइड करे थे हमने कि ये परमानेंट मेंबर बनेंगे? भैया इनको बहुत सारी प्रिविलेजेस मिल रखी हैं गाइस, अभी आप पढ़ोगे, बहुत फ़ायदे हैं परमानेंट मेंबर होने के। ठीक है,
तो ये क्यों बने भैया परमानेंट मेंबर? इनके परमानेंट मेंबर बनने का ये रीज़न था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूनाइटेड नेशन बना, उस समय पे ये सबसे अमीर देश थे, सबसे ज़्यादा सेटल्ड देश थे, सबसे ज़्यादा पावर इनके पास थी पूरे वर्ल्ड में, तो इसलिए ये बने थे। हमें तो उस समय पे आज़ादी भी नहीं मिली थी, ठीक है। तो चलो जो है आगे पढ़ते हैं अब हम। तो ये आपने पढ़ लिया कि यूएन की जनरल असेंबली होती है और यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल होती है। तीसरे एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर जो होते हैं यूएन के, वो होते हैं यूएन के जनरल सेक्रेटरी, जो यूएन को लीड करते हैं, यूएन के जो लीडर टाइप कह सकते हो, बट इनका ऑफिशियल नेम है यूएन के जनरल सेक्रेटरी। प्रेजेंटली यूएन के जनरल सेक्रेटरी है एंटोनियो गुतेरेस, ठीक है। ये 2017 में जो है जनरल असेंबली के जो है यूएन के जनरल सेक्रेटरी बन चुके थे, ठीक है। और ये ना प्राइम मिनिस्टर भी थे पहले पोर्चुगल के। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 1 मार्कर में आ सकता है, याद रखना, CUET में भी आ सकता है। यूएन की और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अलग अलग रोल्स निभाती हैं, जैसे कि सोशल एंड इकोनॉमिक इशूज़ आर डेल्ट विद मैनी एजेंसीज विद इन द यूएन, ठीक है। तो यूएन की अपनी और एजेंसीज भी हैं जो बाकी कामों को देखते हैं। अब यूएन का खाली काम यही थोड़ी है वॉर को संभालना, और भी तो बहुत काम है। तो बाकी एजेंसीज ये लिखिए, जैसे कि सोशल इकोनॉमिक इश्यूज़ के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अभी आप अगला चैप्टर पढ़ोगे तो UNDP को बहुत बार पढ़ोगे। UNDP की मीटिंग्स होती हैं, वहाँ हर कंट्री जाती है और सोचती है आगे अपना डेवलपमेंट कैसे करेंगे। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जो पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स अच्छे से रहें उसको चेक करती है। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ के लिए यूनाइटेड नेशन एक कमीशन बना रखी है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को आपने नाम सुना होगा। तो ये बाकी बॉडीज़ है यूनाइटेड नेशन की, और ये सब मिलकर यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर बनाती है और यूनाइटेड नेशन को चलाती हैं। और यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी कौन होते हैं, जो इलेक्ट होते हैं इनके बीच में से प्रेजेंट कौन है, एंटोनियो गुतेरेस, ठीक है। तो चलो भैया आगे पढ़ते हैं अब अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो है रिफॉर्म्स ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि यूएन भाई बना कब है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गया था, और फिर एक ज़माना आया जब कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया। तो दुनिया में बदलाव आया ना, बट यूएन में बदलाव नहीं आया। तो लोगों ने डिमांड करा कि भाई जब दुनिया बदल गई, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो भैया वो चल रही थी बाइपोलैरिटी, इधर रशिया USSR था और इधर था हो गया हमारा USA, दोनों डॉन बने पड़े थे, दोनों कह रहे थे कम्युनिज्म बेटर या कैपिटलिज्म बेटर, इनके बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। अब जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, इतनी दुनिया में बदलाव आ गए हैं, तो यूएन को भी कुछ बदलाव की ज़रूरत है जो यूएन नहीं करता था। तो लोगों ने ये चीज़ कही दैट रिफॉर्म्स आर इम्पॉर्टेंट, दुनिया को बदलाव की ज़रूरत है, यूएन इज़ नो एक्सेप्शन टू इट। और पूरी दुनिया ने डिमांड करा कि भाई यूएन को कुछ चीज़ों के चेंज लाने की ज़रूरत है। अब क्या क्या चेंजेस लाने की यूएन को लोगों ने कहा कि यूएन को क्या चेंज करने की ज़रूरत है। पहला लोगों ने कहा कि यूएन को अपना स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस को रिफॉर्म करना पड़ेगा, और दूसरा था ज्यूरिडिक्शन रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। तो 2 टाइप के रिफॉर्म्स पूरे वर्ल्ड ने ऑब्जेक्ट करा कि अब यूएन बदलना चाहिए। कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया, दुनिया आगे बढ़ रही है, तो यूएन को 2 चेंजेस करने चाहिए। वो है यूएन के स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस के, यानी कि जो प्रॉपर यूएन का स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है। और यूएन के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया क्या क्या आता है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन के जनरल सेक्रेटरी और बाकी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस। और ज्यूरिडिक्शन के रिफॉर्म में आता है कि मतलब यूएन ज्यूरिडिक्शन मतलब क्या होता है, रूल करना, कि यूएन किस एरियाज़ में रूल करेगा। 2 चीज़ों पे चेंज लाने को लोगों ने कहा। तो अब आपका जब तक चैप्टर ख़त्म नहीं होता आप यही पढ़ोगे कि लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर के चेंज लाने में क्या कहा, कि क्या चेंज करना चाहिए यूएन के स्ट्रक्चर के अंदर, और ज्यूरिडिक्शन में क्या चेंज करने को कहा। आप यही पढ़ने वाले हो, ठीक है। और अभी तक हमें इसका आंसर भी नहीं मिला है। वहाँ कब से बात चल रही है कोल्ड वॉर की ख़त्म होने से कि चेंज लाओ, अभी तक हमें इतने आंसर भी नहीं मिले हैं कि कैसे ये सब होगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 2 रिफॉर्म या चेंजेस लाने को लोगों ने कहे थे। फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया, रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। एग्जाम में डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द रिफॉर्म्स और स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस डिमांडेड फ्रॉम यूएन, ठीक है। क्या क्या स्ट्रक्चर और प्रोसेस के चेंज करने को क्या कहा गया था, ठीक है। तो सबसे पहला जो है लोगों ने डिमांड करी थी यूएन के स्ट्रक्चर में चेंज की, वो थी उसकी सिक्योरिटी काउंसिल की। अभी मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। तो लोगों ने कहा कि भाई ये जो परमानेंट मेंबर भी है और नॉन परमानेंट भी है, इनकी मेंबरशिप इंक्रीज़ करो। भाई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद थी ये 5 कंट्री सबसे ताकतवर, अब तो और आ गई हैं, इंडिया इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल। तो अब सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स बढ़ाओ,
जो नॉन परमानेंट मेंबर है, परमानेंट है, उनकी सीटें बढ़ाओ भाई, और कंट्रीज़ को भी आप चांस दो। तो सबसे पहले लोगों ने ये कहा, ठीक है। दूसरा, अगर स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस में दूसरी बात क्या हाईलाइट करी गई थी, ये बात कही थी यूएसए ने और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, अमेरिका ने और बाकी वेस्टर्न कंट्री जैसे फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह आप मान सकते हो, इन सब ने क्या कहा कि इन्हें यूएन के बजटरी प्रोसीजर को थोड़ा चेंज करना है, क्योंकि ये यूएन का, अब भाई यूएन चलना कोई आसान थोड़ी है, पूरी बिल्डिंग है, ऑफिस है, लोग हैं, कर्मचारी है, उनको सैलरीज देनी, ऑल दैट, पूरा का पूरा ज्यूरिडिक्शन संभालना, एवरीथिंग के लिए पैसे की ज़रूरत है। और हर कंट्री जो भी मेंबर होती है यूएन का, वो सब उसके लिए फ़ंड देते हैं, और वो हम भी देते हैं फ़ंड, तभी यूएन चलता है, ठीक है। तो अमेरिका सबसे ज़्यादा फ़ंड देता है। तो इन्होंने कहा कि भाई जो यूएन का बजट है ना, उसको संभालने के लिए हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई और कंट्रीज़ को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए एंड ऑल दैट। तो यूएन के बजटरी प्रोसीजर्स में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो लोगों ने क्या कहा था, बाकी लोगों ने कहा कि भाई मेंबरशिप सिक्योरिटी काउंसिल की बनानी चाहिए, और ये यूएसए वगैरह आके क्या कहते थे कि बजटरी प्रोसीजर्स पे भी एक बार देखना चाहिए यूएन के स्ट्रक्चर के रिफॉर्म्स में, ठीक है। अब यूएन के स्ट्रक्चर के रिफॉर्म्स में भी आपने शॉर्ट में पढ़ा है, दो चीज़ों की मांग हुई थी, एक परमानेंट मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर के चेंज होने की, और ये यूएसए वगैरह ने क्या कहा था कि बजटरी प्रोसीजर्स को ज़रा देखो ज़रा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ज्यूरिडिक्शन के रिफॉर्म्स में अगर हम बात करें, रिफॉर्म्स की बात करें, तो ये भी आपको शॉर्ट में बता रखी है। दो विचार थे, कुछ कंट्री ऐसी थी जो यूएन का कहती थी कि भाई तुम ज़्यादातर अपना ध्यान रखो सिर्फ और सिर्फ पीस मेंटेन करने पे, कि दुनिया में पीस है, वॉर ना हो, और सिक्योरिटी मिशन में कि पूरी देश, दुनिया की हर देश, हर कंट्री सिक्योर रहे, ठीक है, आप ये ध्यान रखो। बाकी कंट्रीज कहती थी कि भाई अब दुनिया बदल रही है, वॉर छोड़ो, आप कुछ और ह्यूमैनिटेरियन वर्क करना शुरू करो। यूएन को अब अपना ज़्यादा रोल निभाना चाहिए हेल्थ सेक्टर में, कि भाई कोई कंट्री ऐसी है जिसके पास अपनी तरफ से रिसोर्सेज नहीं है कि वो कंट्री में हेल्थ को बढ़ावा दे पाए, तो यूएन जाके मदद कर दे। एजुकेशन पे ध्यान दो, कोई कंट्री ऐसी है जहाँ पे लोग एजुकेटेड नहीं है, उनकी गवर्नमेंट हेल्प नहीं करी, तो यूएन तुम जाके मदद कर दो, ठीक है। कुछ लोग कहते थे एनवायरनमेंट के लिए यूएन को और आगे बढ़ावा देना चाहिए, वॉर पर नहीं, वॉर तो चलो अब दुनिया बदल रही है, तो बाकी जो मैटर सामने आ रहे हैं उन पे भी ध्यान दो, पॉपुलेशन कंट्रोल पे दो, ह्यूमन राइट पे, जेंडर, सोशल एंड जस्टिस पे। तो ये है ज्यूरिडिक्शन के रिफॉर्म। कुछ लोग कहते थे कि यूएन का काम है वॉर नहीं होने देना, वहीं ध्यान रखो। बाकी लोगों ने आके बोला कि भाई और भी तो मुद्दे दुनिया में आ रहे हैं आजकल, उन पे भी यूएन को ध्यान देना चाहिए। तो ये ज्यूरिडिक्शन के रिफॉर्म्स थे, और स्ट्रक्चर के रिफॉर्म में वो सिक्योरिटी काउंसिल वाले थे, ठीक है। तो चलो एक बार ये पढ़ लेते हैं, जब मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि भाई दुनिया बदल गई थी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब कोल्ड वॉर भी एंड हो चुका था, तो क्या बदलाव आए थे दुनिया में जब कोल्ड वॉर एंड हुआ था, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में क्या चेंजेस आए थे वर्ल्ड में, ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, that what was the changes in the world after the Cold War era, ठीक है। तो ये रहा उसका आंसर। पहला चेंज था सोवियत यूनियन वॉज कोलैप्स, सोवियत यूनियन खत्म हो चुका था, बहुत बड़ा चेंज था, बाइपोलैरिटी से यूनिपोलैरिटी में आ गए थे। यूएसए वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, और रशिया बन गया था यूएसएसआर का सक्सेसर, यानी कि यूएसएसआर के जितने न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे और उसकी सिक्योरिटी काउंसिल की सीट, वो सब रशिया को मिल गई थी, ये बदलाव आया था, ठीक है। चाइना एक फास्टेस्ट इमर्जिंग पावर अब बन रहा था, बहुत इकॉनमी ग्रो रही थी चाइना की, और इंडिया की भी हो रही थी कोल्ड वॉर के बाद से, हम एलपीजी भी लगा चुके थे इसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट, द इकोनॉमीज ऑफ एशिया आर ग्रोइंग एट अनप्रेसिडेंटेड रेट। देखो पहले ज़माना था ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में पहले हो गई थी, अब ये समय आ गया था भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमीज राइज हो रही थी एशिया की बहुत सारी कंट्रीज़ की, ये चेंजेस आ रहे थे। नेक्स्ट चेंज क्या था, मैनी न्यू कंट्रीज ज्वाइन द यूएन, ठीक है। अब यूएन के बहुत मेंबर्स बढ़ चुके थे, पहले कम मेंबर्स थे, कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूएन के बहुत मेंबर बने, जैसे कि सोवियत यूनियन और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने सोवियत यूनियन का साथ छोड़ दिया था, सोवियत यूनियन से डिसइंटीग्रेट हो गई थी, वो भी आके यूएन की मेंबर बन गई, सभी की सभी बनी थी ज़्यादातर, ठीक है। अ होल न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस कॉन्फ्रंट द वर्ल्ड, और अब दुनिया में नए नए चैलेंज आ गए थे, कहते हैं ना एडवांस होते रहते हैं, हम नई मुसीबतें डालते रहते हैं, और बहुत मुसीबतें सामने आ गई थी हमारे, जैसे कि सिविल वॉर चल रहे थे। अब ये आपने पढ़ा गाइस कि 1991 के बाद जब कोल्ड वॉर वो ख़त्म हुआ था सोवियत यूनियन, तो सोवियत यूनियन वाली कंट्रीज़ में भी हमने पढ़े थे कॉन्फ्लिक्ट कितने हुए थे, दो कंट्रीज़ आपस में लड़ रही थी, वो यूगोस्लाविया का स्प्लिट पड़ा था ना, कितना वहाँ खतरनाक सीन हुआ था। और वो जो रशिया ने बॉम्बिंग कर दी थी, मॉस्को ने अपनी ही एक जगहों पे जो अलग होने को कह रहे थे, आर्मेनियन का, अज़रबैजान का, हमने पढ़ा कहाँ का कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पढ़ा हमने पाकिस्तान में कितना मिलिट्री रूल, कभी डेमोक्रेसी आ रहा था, बांग्लादेश में आपने पढ़ा,
श्रीलंका ने आपने पढ़ा इथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो हर कंट्री में अब कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो यूएन के सामने था कि भाई यूएन जाके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाए उन कंट्रीज़ की, ठीक है। कहीं पे टेररिज्म इंक्रीज़ हो रहा था, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर वेपन्स बनने शुरू हो गए थे, इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन बनाना शुरू कर दिया था, पाकिस्तान ने भी बनाना शुरू कर दिया था, अब क्लाइमेट बदल रहा था, बिट्टा इंडस्ट्रियलाइजेशन ये लोग जो कर चुके थे ना, अमेरिका और यूरोप वाले, इन्होंने तो अपनी इंडस्ट्री पहले ही लगा ली थी। अब इन्होंने जो इंडस्ट्री इतनी लगाई थी, तब पॉल्यूशन करा था, वो पॉल्यूशन सामने नज़र आ रहा था, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा था, और एपिडेमिक जो अभी पैंडेमिक आया था, जैसे कोरोना वायरस, पहले शुरुआत तो धीरे से होती है ना, तो एपिडेमिक ये फ्लू वगैरह आने शुरू हो गए थे, तो ये बहुत प्रॉब्लम आ गई थी कोल्ड वॉर के बाद। तो कोल्ड वॉर के बाद ये 1 2 3 4 5 6 आप आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एग्जाम के लिए याद रखना, व्हाट वर द चेंजेस इन द वर्ल्ड। तो ये कुछ बदलाव हमारी दुनिया में आए थे और अब यूएन को इन सभी प्रॉब्लम से डील करना था, ठीक है। तो चलो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ पे ना आप दोनों ही रिफॉर्म्स को डिटेल में पढ़ोगे, जैसे रिफॉर्म्स और स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस को डिटेल में शॉर्ट में पढ़ा है ना अभी पहले, तो कि लोग मांग कर रहे थे सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बता लो, पर बढ़ाना इतना आसान नहीं है। कहना तो बहुत आसान है, हाँ भाई अपना सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बना दो, बट आसान नहीं है, ये आप इसमें समझोगे। फिर ज्यूरिडिक्शन रिफॉर्म्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। रिफॉर्म्स गॉट सपोर्ट बट वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। सबने कहा हाँ भाई सही कह रहे हो, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव आने की ज़रूरत है। इनफैक्ट 1992 में यूएन की जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट करा, यानी कि यूएन जनरल असेंबली में तो हर मेंबर होता है ना यूएन का, उन सब ने मिलकर एक मतलब कि एक दावा करा, एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा कि भाई अब हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंट सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें 5 परमानेंट मेंबर है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर, अब ये प्रेजेंट वर्ल्ड की रियलिटीज़ नहीं दिखाती है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की रियलिटीज़ नहीं दिखाती है। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रियलिटी क्या थी भाई, ये 5 देश सबसे ज़्यादा ताकतवर है, बट अब तो कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुका, अब तो दुनिया में और ताकतवर कंट्रीज़ आ चुकी है, अब ये पहले जैसे नहीं रहा है। इट्स डिसीजंस रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यू। लोगों ने ये भी कहा कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये ज़्यादातर जो भी फैसला लेती है ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के हक़ में लेने लग गई है। वेस्टर्न कंट्री मतलब यूएसए और उसके जितने भी इस तरफ की कंट्रीज़ है, इनके हक़ में ज़्यादा लेती है। और जो हमारे अर्थ का ईस्टर्न हेमिस्फीयर था, जैसे जहाँ पे रशिया, इंडिया, ये सब हम कंट्रीज़ आते हैं, अब हम बहुत डेवलप हो रहे थे, चाइना वगैरह, तो अब हमारी डिमांड्स को सुनने की भी ज़रूरत थी ना, ये तो सिर्फ वेस्टर्न के हक़ में करते रहते सभी डिमांड्स। तो इसीलिए लोगों ने कहा कि ये जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जैसे आप देख सकते हो कि जो साउथ अमेरिका है, वहाँ से तो कोई कंट्री है ही नहीं परमानेंट मेंबर में, ना ही अफ्रीका से है, तो इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है। लोगों ने ये एक रेजोल्यूशन पास करा, ठीक है। तो इसीलिए जब लोगों ने कहा भाई मेंबर बढ़ाओ यूएन के, तो 1 जनवरी 1997 को यूएन के जनरल सेक्रेटरी, उस समय पे तो कोफी अन्नान, उन्होंने एक लिस्ट दे दी। उन्होंने कहा कि ठीक है आप कह रहे हो परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर बनाने हैं, तो अब मैं जो नॉन परमानेंट मेंबर बढ़ाऊंगा उनमें ये सब जो है अच्छाइयाँ होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मेंबरशिप का अगर स्कूल में आ रहा है कि भाई इलेक्शन हो रहे हैं, स्कूल क्लास का मॉनिटर, क्लास ही सोच लो, तो हमने कहा कि उस क्लास का मॉनिटर उसे बनाएंगे जिस बच्चे में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि रेगुलर हो, ऐसे नहीं घर पर छुट्टी मार के बैठे हैं, ठीक है, खुद बातें कर रहे हैं, नहीं, थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसे ऐसे हमने कहा। वैसे ही यूएन को जब कहा जा रहा था परमानेंट मेंबर बढ़ाओ, नॉन परमानेंट मेंबर बनाओ, तो उनके जनरल सेक्रेटरी ने आके लिस्ट दे दी कि भाई तब बनाएंगे जब आप में ये सब क्वालिटीज़ होंगी, या इसको बोला जाता है जब ये क्राइटेरिया को आप फॉलो कर रहे होगे। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि यूएन का परमानेंट मेंबर बनने के लिए और नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल का आप में क्या क्या अच्छाइयाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छाइयाँ आपके पास होनी चाहिए। नंबर 1, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनर्स का, याद रखना, और ये सीयूईटी में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला था अ मेजर इकोनॉमिक पावर, कि वो कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा खासा होना चाहिए। दूसरा, एक मेजर मिलिट्री पावर, उनकी मिलिट्री भी अच्छी खासी होनी चाहिए। अ सस्टेन्ड कॉन्ट्रीब्यूटर टू यूएन बजट, यूएन के बजट में अच्छा खासा चंदा देना चाहिए। अ बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन अच्छी होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है ना हमारी बात हो रही है यहाँ पे, एवरीथिंग वी आर फॉलोइंग इन दिस। अ नेशन दैट रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, भाई डेमोक्रेसी की बात हो रही है तो इंडिया तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, एंड ह्यूमन राइट्स अच्छे से मिलने चाहिए लोगों को, वी हैव आवर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अ कंट्री दैट वुड मेक काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी, और एक ऐसी कंट्री हो जो काउंसिल में ऐड होगी तो और रिप्रेजेंटेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ जोग्राफी, जोग्राफी में भी
यानी कि उसकी लोकेशन पे मैटर करेगा ये कि भाई इस लोकेशन से भी एक कंट्री आ गई है काउंसिल में, इकोनॉमिक सिस्टम में भी और कल्चर में भी, कि उसका कल्चर भी बहुत सुंदर हो। तो गाइस हमारा तो कल्चर भी बहुत सुंदर है। तो ये सब जो है क्राइटेरिया फॉलो करने चाहिए। ये लिस्ट इन्होंने दे दी, बट गाइस ये लिस्ट बहुत अधूरी थी और इस लिस्ट में बहुत सारी कमियां थी। ये एक तरीके से ना जैसे बच्चा रो रहा होता तो चॉकलेट देने की तरह था कि हाँ भाई चॉकलेट ले लो, उसने तो मांगी थी रिमोट कंट्रोल कार और तुमने बस एक चॉकलेट देके बस चुप करा दिया। ये तो ऐसा टाइप की सिचुएशन इन्होंने करी। अब इन्होंने इकोनॉमिक पावर तो बोला, बट ये नहीं पता कितनी बड़ी इकोनॉमिक पावर। अब इन्होंने इकोनॉमिक पावर बोला तो इंडिया भी कहेगा मेरी इकोनॉमी अच्छी है, जापान भी कहेगा, साउथ कोरिया भी कहेगा, साउथ अफ्रीका भी कहेगा, और भी बतेरी कंट्री आके कह देंगी हमारी इकोनॉमी अच्छी है, हमें बना दो। एक क्राइटेरिया तो देते, इतने से इतनी इकॉनमी होनी होती तो हम अपनी वहाँ तक इकॉनमी को पहुँचाते, नहीं, बस एक सिंपल सा रिप्लाई कर दिया, ठीक है। हाउ बिग मिलिट्री पावर, अब मिलिट्री पावर अच्छी होनी चाहिए, बताओ तो कितनी, उतनी तो कर लेंगे फिर हम परमानेंट मेंबर बनने के लिए, नहीं, वही जैसे कि बस चुप कराने के लिए एक जवाब दे दिया, ठीक है। व्हाट लेवल ऑफ बिग पॉपुलेशन, भाई बिग पॉपुलेशन चाहिए तो कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन आपको चाहिए ये तो बताते। अब हमारी तो ओवर पॉपुलेटेड कंट्री हो चुकी है। डेमोक्रेसी, तो हम डेमोक्रेसी पे भी क्लियरिटी नहीं दी, ठीक है। विल इट बी इफेक्टिव इन काउंसिल, हाउ मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन जोग्राफी। अब जोग्राफी की अगर हम बात करें कि जोग्राफिकली अगर वो सिक्योरिटी काउंसिल को बढ़िया बनाए, तो जोग्राफी के हिसाब से अगर आप चलोगे तो इस समय पे को सिक्योरिटी काउंसिल में ज़रूरत है कि भाई या तो लैटिन अमेरिका से कोई मेंबर आए या फिर आए अफ्रीका से या कैरेबियन से, यानी कि अफ्रीका से कोई भी मेंबर नहीं है अभी तक सिक्योरिटी काउंसिल में, जो कैरेबियन आइलैंड्स है वहाँ से कोई मेंबर नहीं है, लैटिन अमेरिका यानी कि जो साउथ अमेरिका है उसके इंटरेस्ट के लिए वहाँ की कोई कंट्री यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर नहीं है। तो अगर जोग्राफी वाइज देखोगे तो वहाँ से जानना चाहिए, क्योंकि हमारा अगर एशिया की बात करें तो एशिया से तो 2 मेंबर ऑलरेडी है, रशिया भी और चाइना भी है। तो जोग्राफी के बात पे चलेंगे हम तो ऐसी बात है। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो वो कैसी इकोनॉमी होनी चाहिए इन्होंने नहीं बताया। कल्चर की अगर बात करें तो क्या कल्चर कह रहे हो, कैसा कल्चर जो है डाइवर्स होना चाहिए जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को बढ़िया बना देगा। तो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क भर दिए, बस ये लिस्ट दे दी और कोई हमें रियलिटी नहीं बताई, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है, अब हम पढ़ते हैं जो स्ट्रक्चर के रिफॉर्म में सबसे बड़ा मुद्दा चला था। वो लोगों ने कहा कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल का, पहले क्या कहा लोगों ने स्ट्रक्चर के रिफॉर्म में, सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप की सीटें बढ़ाओ, परमानेंट भी और नॉन परमानेंट भी। और दूसरा मुद्दा लोगों ने जो कहा, लोगों से मेरा मतलब होता है सभी कंट्रीज़ ने, वो था अबॉलिश वीटो। लोग कहते थे कि भाई वीटो होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वीटो होना तो मतलब ये है कि आप कुछ कंट्रीज़ को प्रिविलेज दे रहे हो, और आज के ज़माने में जब हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इक्वल राइट्स की बात करते हैं, तो वीटो होना सही नहीं है। अब मैं वीटो कह रही हूँ तो पहले समझो कि ये वीटो एक्चुअली में होता क्या है, ये तो वीटो है क्या। तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में और डिटेल में बता रखा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर है, 10 नॉन परमानेंट है। और ये जो परमानेंट मेंबर है इन्हें प्रिविलेज मिली थी, 2 प्रिविलेजेस मिली थी जब ये सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनते हैं। उनमें से एक थी इनकी वीटो पावर, ठीक है, कि ये जो 5 बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये कंट्रीज़ जो बैठी हैं, आई मीन टू से रशिया, यूएसए, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन, 1 2 3 4 5, इनको 2 जो है मतलब क्या मानो एडवांटेजेस मिलेगी। एक, ये हमेशा परमानेंट रहेंगे सिक्योरिटी काउंसिल में, दूसरा इनके पास वीटो था, ठीक है। इनको परमानेंसी मिली थी और वीटो पावर मिली थी। जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो हर 2 साल बाद चेंज होते रहते हैं, और एक मेंबर अगर एक बार बन चुका है ना सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर, तो अगले साल फिर से इलेक्ट नहीं हो सकता है, कुछ समय बाद वो इलेक्ट होता है, ठीक है। तो ये इनको 2 पावर मिल गई थी इन कंट्रीज़ को, 5 को। अब ये जो है 5 को ये पावर और जो ये वीटो मिला था, लोग कहते थे इस वीटो को हटा दो। तो वीटो क्या है अब फिर से समझ लेते हैं। वीटो देखो क्यों यूज़ आता है, जो ये सिक्योरिटी काउंसिल ने, यहाँ बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। सपोज़ करो एक डिसीजन लिया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए ये स्टेप्स हमें लेने हैं, और इसमें हर कंट्री को इतने लेवल पे पॉल्यूशन कम करना है। सब कंट्रीज़ ने हाँ कह दी, बट एक कंट्री जैसे कि चाइना, वो कह रहा है नहीं, अगर मैं इस पर साइन कर दूंगा तो मेरे को तो फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी, मैं ना वीटो कर देता हूँ कि नहीं ये वाला लॉ पास ना हो। तो चाइना के पास वीटो है, तो चाइना के पास ये ताकत है कि चाहे पूरे वर्ल्ड की हर कंट्री कह दे कि हाँ आप ये एक्ट पास कर दो, ये आप लॉ लगा दो UNG, बट चाइना ने अगर वीटो कर दिया तो बात नहीं मानी जाएगी। यहीं पर अगर अमेरिका इसी बात पर वीटो कर देगा तो बात नहीं मानी जाएगी, फ्रांस कर देगा, ब्रिटेन कर देगा, रशिया कर देगा, बात नहीं मानी जाएगी। ये ताकत है वीटो में, यानी कि
कि सब एक तरफ और तुम एक तरफ, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। चाहे UN सिक्योरिटी काउंसिल के 5 में से 4 मेंबर हाँ कह रहे हो, पूरे जनरल असेंबली के मेंबर जितने भी UN के मेंबर है, कंट्रीज है, सब हाँ कह रही हो, तुम्हारे पे पावर है कि तुम उस डिसीजन को मना कर सकते हो। ये है वीटो की पावर। तो पढ़ लेते हैं क्या होता है। परमानेंट मेंबर्स वोट इन अ नेगेटिव मैनर, यानी कि सब कह रहे हैं पॉजिटिव वे में कि हाँ भाई ये वाला लॉ लगा दो जिससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम हम कर सकते हैं, बट एक मेंबर ने भी अगर नेगेटिव वे में वोट कर दिया तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। एक बार NCERT के हिसाब से पढ़ लेते हैं। ऑल मेंबर्स हैव 1 वोट, बट जो परमानेंट मेंबर्स है दे कैन वोट इन अ नेगेटिव मैनर, so that even if all other permanent and non-permanent members vote for a particular decision, any permanent member's negative vote can stall the decision. Stall मतलब वहीं पे रुक जाएगा। This negative vote is known as veto. इस negative vote को veto कहा जाता है कि भाई जहाँ चाइना को या जहाँ अमेरिका को लगेगा कि ये वाला जो डिसीजन लिया जा रहा है इसमें हो रही है, इसको मेरे को लॉस हो रहा है, तो वहीं पे वो नेगेटिव वे में वोट कर देते हैं और वो बच जाते हैं। और ये यूज़ इन लोगों ने बहुत बार करा है। अब ये वीटो तो बहुत बढ़िया चीज़ है कि जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं आ रही हो तुम रुकवा सकते हो, बट ये वीटो जैसी सुपर पावर किसके पास है? सिर्फ 5 कंट्रीज़ के पास है। तभी हर कंट्री चाहती है कि वो भी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाए, सो दैट उन्हें भी वीटो मिल जाए। तो इसलिए लोगों ने कहा अरे एक काम करो ना, ये वीटो ही हटा दो, ठीक है, वीटो हटा देते हैं, फिर तो सब इक्वल। दो जो है कहना बताओ आसान है, बट वीटो को हटाने के लिए हमारा वर्ल्ड अभी रेडी नहीं है, क्योंकि सिंपल आंसर ये है गाइस दैट जब ये UN बनी थी, वो बनने में जो है ये सब कंट्रीज़ ने इंटरेस्ट दिखाया ही इसलिए था क्योंकि इनको ऐसी सुपर पावर मिल रही थी यहाँ रह के। जिस दिन इनसे हम वीटो छीन ले, शायद ऐसा ना हो कि भाई ये यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका पे तो वैसे ही इतनी पावर है, चाइना भी इतना राइज हो रहा है, ऐसा ना हो कि जब इनसे ये वीटो छिन जाए तो इनका मन ही ना करे यूनाइटेड नेशन में रहने का और यूनाइटेड नेशन को ही ये छोड़ दे, फिर बाकी कंट्रीज़ भी छोड़ना शुरू कर देगी और UN ही डिज़ोल्व ना हो जाए। और आपको पता है अगर UN डिज़ोल्व हो गई तो World War 3 के चांसेस है। तो ये समझ गए आप पूरी सिचुएशन। एक तरफ तो हम कहेंगे वीटो हटा दो, बट ये वीटो के चक्कर में ही तो रह रहे हैं UN के अंदर, UN की बात ही इसलिए सुन रहे हैं। UN में रह के इतना भाईचारा कॉपरेशन बातचीत करके वॉर सॉल्व करो, कहीं ना कहीं इसलिए कर रहे क्योंकि इन सबके पास एक पावर है, मैजिकल पावर है, वो है वीटो की। ये कोई भी डिसीजन के खिलाफ जा रहा हो तो ये उसको स्टॉल कर सकते हैं। तो वीटो को कहना कि हटा दो बहुत आसान है, बट जो हमारा वर्ल्ड है वो इतने रैडिकल मतलब कि इतने बड़े बदलाव के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि शायद अमेरिका से वीटो वापस ले जाए तो अमेरिका कहेगा मैं करूँ क्या UN में, मेरे को क्या फ़ायदा है, एंड ही विल लीव, वो लीव कर देगा, लीव कर सकता है, ज़रूरी नहीं है क्या पता ना भी करे, बट ये एक ऐसी क्वेश्चन है। तो इसलिए दुनिया डरती है और अभी तक जो है वीटो को रिमूव नहीं करा गया है। यही चीज़ आपको बता रखी है। अगर वीटो हमने उनसे वापस ले ली एंड दे विल लीव UN, तो फिर UN उतना इफेक्टिव भी नहीं रहेगा, ठीक है। चलो अब अगला पढ़ते हैं UN के ज्यूरिडिक्शन को रिफॉर्म को लेकर। जो कहा जा रहा था ना कि कुछ कंट्री कह रही थी वॉर पे ध्यान दो, कुछ कंट्री कह रही थी डेवलपमेंट पे भी ध्यान दो, तो वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब कब ट्राई करा गया था? तो जब UN ने 60 ईयर्स सेलिब्रेट करा था, अपने पार्टी करी थी इन्होंने। UN जब 60 ईयर्स का हो गया था तब इन लोगों ने सितंबर में 2005 में अपनी एनिवर्सरी बनाई थी और उस एनिवर्सरी में भी इन्होंने कोई एक पूरी लिस्ट बना दी थी कि अब से ज्यूरिडिक्शन UN इस तरफ भी करना स्टार्ट करेगा। तो एक लिस्ट बना दी, जैसे बर्थडे पे अपने गोल्स लिखते हैं ना कि भाई आज से मैं अपनी लाइफ में ये चेंजेस लेकर आऊँगा, वैसे ही UN के 68 बर्थडे पे UN के काफ़ी सारे मेंबर्स ने मिलकर एक ये जो है प्रॉपर जो है लिस्ट बनाई थी दैट नाउ UN विल स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑल दिस। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको आपको पढ़ लेना चाहिए। दैट ज्यूरिडिक्शन के रिफॉर्म्स बताओ क्या क्या UN ने डिसाइड करा था। पहला, क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डिंग कमीशन, यानी कि UN एक पीस बिल्डिंग कमीशन बनाएगी जिसमें हर कंट्री के मेंबर्स होंगे और किसी भी कंट्री में अगर इंस्टेबिलिटी चल रही है, वहाँ माहौल ख़राब हो रखा है, लड़ाई वड़ाई हो रही है, तो ये पीस बिल्डिंग कमीशन वहाँ जाएगी सो दैट वो वहाँ पे उसको रुकवा पाए और वहाँ सिचुएशन में पीस लेकर आ पाए। एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ लोकल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ देयर ओन सिटीजन्स। यानी कि सपोज करो कोई ऐसी कंट्री ही है, इमेजिन करो एक ऐसी कंट्री जो अपनी लोकल जनता पे अत्याचार कर रही है, उन्हें राइट्स नहीं दे रही है, तो अगर ऐसी कंट्री अगर कोई है कि उनकी गवर्नमेंट लोगों को तंग कर रही है, तो उस कंट्री में जाके UN को एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए कि UN वहाँ जाके उस कंट्री के जनता की मदद करेगा। कोई कंट्री आ रही है आपके दिमाग में ऐसी तो बताना,
कि वो कंट्री में लोग खुश नहीं हैं, वहाँ की गवर्नमेंट अच्छे से नहीं, जो लोगों को राइट्स नहीं दे रही है बिल्कुल भी, तो यूएन को कहीं ना कहीं इसमें रोल निभाना चाहिए। ऐसा इन्होंने डिसाइड करा कि हम ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल, और ये बन भी गया था, सिर्फ कहा नहीं इन्होंने, 19 जून 2023 को ये बन भी गया था, ठीक है। अग्रीमेंट टू अचीव मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल मतलब कि भाई इकोनॉमी बढ़े, पूरी कंट्री की नहीं, पूरी दुनिया की, पॉवर्टी हटे, सिर्फ कंट्रियों में से नहीं, पूरी दुनिया में से, ऐसे इन्होंने डेवलपमेंटल गोल्स निकाले। कंडमेशन ऑफ टेररिज्म एंड ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन की पूरी ये यूएन की एक ऐसी बॉडी बननी चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में से टेररिज्म को हटाएगा और उसको बढ़ावा नहीं मिले कहीं पे भी, ये देख रेख करेगा। क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेसी फंड की, कोई कंट्री ऐसी है जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है और हम चाहते हैं वहाँ डेमोक्रेसी लेकर आएँ, तो उसके लिए डेमोक्रेसी फ़ंड बनाए जहाँ मेंबर्स जाएंगे, हेल्प करेंगे, पैसे से भी, पावर से भी, और बातचीत करवाने में भी, जिनको बात करनी आती हो, ऐसे लीडर्स जो मना सके लोगों को, ऐसा कुछ एक प्रॉपर बॉडी बनाई जाए। एन एग्रीमेंट टू वाइंड अप ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। तो ये सब इन्होंने कहा कि हम ये सब करना चाहते हैं, ये ज्यूरिडिक्शन की रिफॉर्म हम लाना चाहते हैं। इनमें से कुछ ये लाए, कुछ शायद नहीं भी लाए होंगे अभी तक, आपको बस ये रिफॉर्म्स पढ़ने थे, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है अब यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे। इन्होंने कह दिया मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल बनाने हैं, बट क्या क्लैरिफाई नहीं करा था, ठीक है। पीस बिल्डिंग कमीशन बनाएंगे, कैसे, क्लैरिफाई नहीं करा। डेमोक्रेसी फंड बनाएंगे, बस कह दिया बनाएंगे, कैसे करोगे, ये सब क्लैरिफाई नहीं करा था, ये बात बुक में बता रखी है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, चैप्टर खत्म होने वाला है, वो है इंडिया एंड यूएन के रिफॉर्म। इंडिया का क्या नज़रिया है यूनाइटेड नेशन की तरफ, हम यूनाइटेड नेशन के मेंबर भी हैं, तो हम कैसे मेंबर हैं, हमारा क्या नज़रिया है। तो इंडिया ने हमेशा यूएन को गाइस सपोर्ट करा है। इंडिया ने हमेशा कहा है दैट यूएन को बदलती दुनिया के साथ बदलना भी चाहिए, और हमने हमेशा यूएन के डेवलपमेंट और कोऑपरेशन प्रोग्राम से हेल्प करी है। कुछ भी काम हो हम कभी पीछे नहीं हटे, कोऑपरेट भी करा है, यूएन के हिसाब से हम चले भी है, बात मानी भी है जहाँ सही थी। और यूएन का जो एजेंडा है दैट इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन होनी चाहिए, हमने हमेशा उसमें हेल्प करी है। कभी भी कोई मुद्दा वर्ल्ड में चल रहा है जिसमें इंटरनेशनल पीस की ज़रूरत है, इंडिया हमेशा आगे रहा है उन सबको फुलफ़िल करने में। अभी इंडिया भी ये चाहता है कि जो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें चेंज आना चाहिए और इसको एक्सपैंड करना चाहिए। हम क्या कहते हैं भाई, जो मेंबरशिप है ना, परमानेंट वाली और नॉन परमानेंट भी, दोनों को एक्सपैंड करना चाहिए हम लोगों को। इंडिया वांट्स इंक्रीज इन परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर बोथ, ठीक है। तो मेंबरशिप ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वाज वंस एक्सपैंडेड फ्रॉम 11 to 15 इन 1965, यानी कि एक बार ये चेंज हुआ भी था, बट तब भी सिर्फ ना नॉन परमानेंट वाले चेंज हुए थे, परमानेंट वाले चेंज नहीं हुए थे। परमानेंट तो 5 ही थे, बट नॉन परमानेंट वाले बदल गए थे। जैसे कि पहले कितना बताया था, पहले 11 होते थे पूरे के पूरे मेंबर, तो 11 में से 5 तो हो गए थे परमानेंट, और नॉन परमानेंट कितने होंगे थे पहले, 1965 से पहले। फिर 1965 में चेंज आया था दैट 10 नॉन परमानेंट मेंबर बन गए थे। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के एमसीक्यू के लिए भी और सीयूटी के लिए भी, दैट ये जो है 11 to 15 कब हुए थे, 1965 में। बट तब भी नॉन परमानेंट ही बड़ी थी, परमानेंट वालों को कभी इन्होंने चेंज नहीं करा। तो इंडिया भी कहता है कि हाँ भाई, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स को अब बढ़ावा देना चाहिए, 5 से 6 करो, 7 करो, इसकी मेंबरशिप को और रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहिए। और जब हम कहते हैं कि परमानेंट मेंबर बनाओ, तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं भाई हम भी बन सकते हैं परमानेंट मेंबर, तो हम क्लेम करते हैं यूएन की परमानेंट मेंबरशिप की सीट पे। और हम क्लेम दावा कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे में वो सब क्वालिटीज़ हैं जो इन्हें चाहिए। तो पढ़ लेते हैं एक बारी, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इंडिया इटसेल्फ ऑल्सो विशेज टू बी अ परमानेंट मेंबर इन अ रीस्ट्रक्चर्ड यूएन। और हम क्यों कहते हैं हमें यूएन का परमानेंट मेंबर बनना है, क्या हम क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, तो यस, हम सब क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। तो ये हम आंसर करते हैं कि हाँ, इंडिया में सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। पहला इन्होंने कहा था दैट वो ऐसा मेंबर होना चाहिए जो है अच्छी खासी पॉपुलेशन हो। तो इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे है। नेक्स्ट इन्होंने कहा था डेमोक्रेसी अच्छी हो, तो भाई इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। नेक्स्ट इन्होंने कहा था जो हमेशा यूएन का साथ दे और यूएन के बजट को जो है ऑब्वियसली हमेशा उसमें कंट्रीब्यूट करे। तो इंडिया ने हमेशा यूएन के हर इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करा है। यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं उसका हम पार्ट हैं, यानी कि पीस कीपिंग फोर्सेस में ना आर्मी होती है पूरी यूएन की, उसमें हम भी अपने ट्रूप्स भेजते हैं हमेशा।
द कंट्रीज इकोनॉमिक इमर्जेंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज इज़ अनदर फैक्टर। इन्होंने कहा था वो कंट्री बहुत इकोनॉमिकली डेवलप हो, हम क्या रही इकोनॉमी कितनी बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, कोल्ड वॉर के बाद अगर आज के समय पे देखो तो हमारी इकोनॉमी बहुत राइज हो रही है, तो ये जस्टिफाई करता है हमारा सीट ऑन द परमानेंट मेंबरशिप। इंडिया हैज़ ऑल्सो अ रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर टू UN एंड नेवर फेटल्ड ऑन इट्स पेमेंट। UN के बजट में चंदा हम हमेशा देते हैं और कभी भी फेल नहीं होते। ऐसे नहीं कहते भाई इस महीने नहीं है अगले महीने देंगे, इस साल नहीं, ऐसा नहीं कहते हम। इंडिया इज़ अवेयर दैट परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑल्सो हैज़ सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस। एक बहुत ना औहदा मिल जाता है अगर आप सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनो, एक रिस्पेक्ट, एक पावर, बहुत कुछ आपको मिलता है जब आप बनोगे। तो अगर हम कहते हैं कि अगर हम इसका मेंबर बनेंगे तो हम इस चीज़ को और अच्छे से रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। It signifies a country's growing importance in world affair. This greater status is an advantage to country to conduct its foreign policy. अगर किसी कंट्री पे परमानेंट मेंबरशिप आ जाए तो पूरी दुनिया में उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, और फिर जब उसे अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी हो तो वो और ध्यान रखता है थोड़ा, एंड एक अच्छी खासी रेप्यूटेशन बन जाती है, ठीक है। तो हम इसलिए कहते हैं भाई हमें तो है, ऑब्वियसली हम क्यों चाहते हैं, नेक्स्ट रीज़न हमारा मेंबर बनने का वो ये है दैट हमें मेंबरशिप बनना है गाइस, हमें भी वीटो चाहिए, एंड एक रिस्पेक्ट की बात होती है, एक रेप्यूटेशन मिलती है। तो हाँ, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि अगर किसी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा हो तो क्यों हम उस अपॉर्चुनिटी को लूज़ करें, और हमारे में सारी जो है अच्छाइयाँ हैं भी UN का परमानेंट मेंबर बनने की, ठीक है। बट कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हम UN का परमानेंट मेंबर बने, उन कुछ लोगों में बहुत लोग आते हैं, आपको पता भी होगा बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो नहीं चाहती हम परमानेंट मेंबर बने। और वो क्यों हमें परमानेंट मेंबर नहीं बनने देना चाहते, तो उस पर वो रीज़न देते हैं कि एक जो हमारी लड़ाई चल रही है पाकिस्तान के साथ, वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान और इंडिया का डिस्प्यूट बन रहा है, इस पर अगर इंडिया को परमानेंट मेंबर बना दिया जाएगा तो वहाँ पे इंडिया ना फेयर वे में नहीं रह पाएगा, कोई डिसीजन अगर हो रहा होगा तो इंडिया फेयर प्ले नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड वो ये नेक्स्ट कुछ लोग कहते हैं कि चलो पाकिस्तान वाले इशू को छोड़ें कि अगर हमने इंडिया को ऐड कर लिया, क्योंकि इंडिया एक परफेक्ट कैंडिडेट है परमानेंट मेंबर की सीट के लिए, तो भैया वहाँ ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, परहैप्स इवन साउथ अफ्रीका वो अपोज करने आ जाएंगे, क्योंकि देखो साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में वहाँ से तो कोई भी नहीं है। जापान कहेगा भाई मेरे को कहाँ भूल गए तुम, मेरे को तो अभी पढ़ के आए हो चैप्टर 2 में न्यूज़ और कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर में, अभी तो बड़ी मेरी तारीफ़ कर रहे थे कि मैं बड़ा इकोनॉमिकली पावरफुल हूँ, यहाँ तो मुझे परमानेंट मेंबरशिप दे नहीं रहे हो। उधर जर्मनी आ जाएगा भाई मैं भी तो हूँ, सारे आ जाएंगे फिर डिमांड करने के लिए। और सबसे एक सही बात बोली जाए तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका में से तो कोई है ही नहीं, तो अगर कभी परमानेंट मेंबरशिप बढ़ाई जाएगी भी तो हमेशा एथिकली लोग ये सोचेंगे दैट पहले मेंबरशिप अफ्रीका से लो या फिर साउथ अमेरिका से लो कैंडिडेट, क्योंकि ये ज़रूरी भी होना चाहिए, वहाँ से कोई भी नहीं है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो विद दिस ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट, इंडिया का क्लेम आपने पढ़ लिया। अब लास्ट टॉपिक आप पढ़ोगे UN इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। आप हर एक चैप्टर में एंड में ना अमेरिका का रिलेशनशिप पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो, क्योंकि 1991 के बाद, कोल्ड वॉर के बाद हम USA की डोमिनेंस में रहे, यूनिपोलैरिटी में रहे, USA की बहुत दादागिरी चलती थी, इसलिए तो उसमें भी आपने देखा कि साउथ एशिया का अमेरिका से कैसा रिश्ता है पढ़ो। तो हमेशा अमेरिका के साथ रिश्ता क्यों पढ़ रहे हैं हम, इंडिया का भी हम पढ़ते रहते हैं बुक 1 में, अमेरिका से कैसा रिलेशन है वो इसलिए पढ़ते हैं कि वो अमेरिका बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो चलो पढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक UN इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। अगला टॉपिक पढ़ते हैं UN इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, और इसमें हम जानेंगे कि कैसे जो अमेरिका इतना ज़्यादा ताकतवर है तो UN बनने से हमें उस क्या फ़ायदा होता है कि हाँ हम अमेरिका की पावर को कुछ बैलेंस कर सकते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या रीजंस थे। काफ़ी सारे लोग भी ये सोचते हैं कि एटलीस्ट यूनाइटेड नेशन बनने से हम लोगों के पास कुछ पावर आ जाती है, सो दैट हम लोग USA से अमेरिका से डील कर पाए। तो इतना पावरफुल भाई अमेरिका को बोले जा रहे हो, तो रीज़न क्या था अमेरिका की इतनी पावर होने का। सबसे पहले जैसे ही जो है सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था तो उसके बाद वर्ल्ड के सामने आ गई थी कि भाई एक ही सुपर पावर अब बची अमेरिका, तो बहुत ही ये ताकतवर था। दूसरा, अमेरिका को सिर्फ कहने की सुपर पावर नहीं था, इनकी मिलिट्री बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नंबर 1 है वर्ल्ड में, इकोनॉमिक पावर बहुत ज़्यादा थी, और जो है ये बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर थे UN के बजट के भी। तो बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पे USA जो है सबसे पहले नंबर पे था, ठीक है। तो इसीलिए इतनी इकोनॉमिक पावर थी, इतनी मिलिट्री पावर थी, तो अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स जो भी आप कहो, अगर वो चाहता तो वो UN का हिस्सा ना बनता, नहीं माने UN की, उसकी अपनी मर्जी है, क्योंकि इनकी मिलिट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इनकी इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट फिर भी ये UN के मेंबर हैं और बाकी कंट्रीज़ भी UN की मेंबर हैं। तो UN एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इन सब चीज़ों को डील कर सकते हैं, हम यूनिपोलैरिटी को भी डील कर सकते हैं, ठीक है। और क्या रीज़न बता रखी है कि क्यों USA जो है इतना पावरफुल है, क्या क्या रीज़न है आज के समय पे वर्ल्ड में कि वो UN को चाहे तो इग्नोर कर सकता है।
सबसे पहले बता रखा है दैट यूएन की जो है अंदर यूएसए की बहुत इन्फ्लुएंस है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये इसका सबसे बड़ा बजट का कंट्रीब्यूटर है, ठीक है। उसके अलावा सब कंट्री भी फंड देती है यूएन को, बट सबसे ज़्यादा पैसे यूएसए के द्वारा जाते हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। दूसरा, यूएन के लोकेशन की बात करें तो भाई अमेरिका में ही है ये, इसकी सारी बिल्डिंग हेडक्वार्टर सब अमेरिका में ही है, ठीक है, तो और इन्फ्लुएंस आ जाती है। तीसरी चीज़, बहुत सारे अमेरिका के सिटीजन्स, यूएसए के सिटीजन्स जो है यूनाइटेड नेशन के कर्मचारी हैं, वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ के ऑफिशियल्स हैं, वहाँ के मेंबर हैं, तो ब्यूरोक्रेसी में इनके लोग बैठे हैं तो फ़ायदा मिलता है। तीसरा, अमेरिका के पास वीटो पावर है। अब भाई वीटो है तो चिंता की बात क्या, कोई भी अगर डिसीजन हो रहा अमेरिका के खिलाफ का, ये वीटो कर देंगे, ठीक है। तो वीटो होने की वजह से बहुत बड़ी पावर आ जाती है अमेरिका के पास। नेक्स्ट, हम ये भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अमेरिका के खिलाफ सब देश कभी इकट्ठे होते हैं, नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि 4 देश अगर इकट्ठे हो गए अमेरिका के खिलाफ तो 5 जाके उसकी साइड खड़े होते हैं, नहीं नहीं अमेरिका तो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। तो हम, ऐसा नहीं होता है कभी भी कि वर्ल्ड में अमेरिका एक तरफ और हर कंट्री एक दूसरे का साथ देना शुरू कर दी, कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। द यूएसए कैन एंड डज यूज दिस पावर टू स्प्लिट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड टू रिड्यूस ओपोजिशन टू इट्स पॉलिसीज। ये यहाँ पे ये बात बता रखी है कि भाई वो चाहे तो वीटो यूज़ करके अपनी बात मनवा सकता है, कि मत माने पूरी दुनिया मेरी बात, मैं चाहूँगा तो वीटो यूज़ करके जो मैं चाहता हूँ अपने फेवर में करा सकता हूँ। तो इसलिए हमें समझ में आ गया कि यूएन होने से इसका मतलब ये नहीं है कि हम बैलेंस कर सकते हैं अमेरिका की पावर को। यूएन होने से कोई यूनिपोलैरिटी खत्म नहीं हो जाएगी, हमें ये समझ आता है। फिर क्या फ़ायदा है भाई यूएन का, ये क्वेश्चन आए तो हाँ, यूएन का फ़ायदा है। यूएन ने बहुत बड़ी हमारे लिए ड्यूटी परफॉर्म करी है, दैट उसने अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट्स को और बाकी सभी कंट्रीज़ को एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ वो जाके बैठ के बातचीत कर सके। लीडर्स, इन स्पाइट ऑफ द फ्रीक्वेंट क्रिटिसिज्म ऑफ द यूएन, डू सी द ऑर्गेनाइजेशन एज पर्पस इन ब्रिंगिंग टुगेदर ओवर वन नाइट। अमेरिका के भी लीडर्स कहते हैं हाँ, क्रिटिसिज्म है यूएन में कमियाँ हैं, बट फिर भी यूएन एक ऐसी जगह है जो दुनिया की कंट्रीज़ को, 190 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ है इस समय पे यूएन की मेंबर। ये एनसीईआरटी का थोड़ा पुराने एडिशन से मैंने कॉपी करा था लाइन। आज के समय पे ओवर 190 कंट्रीज़ को एक अरेना मिल रहा है, एक एरिया मिल रहा है जहाँ जाके वो डिस्कशन कर सकती है, तो वो यूएन प्रोवाइड कर रहा है। एज़ फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूएन प्रोवाइड्स एन अरेना वेयर हमारे पास एक जगह है जहाँ के हम जाके अगर यूएस से अपनी कुछ दादागिरी दिखा भी रहा है तो एटलीस्ट उनके मुंह पे जाके हम बोल सकते हैं, और कहीं ना कहीं जब वो सुनेगा अमेरिका तो वो भी अपने डिसीजन को थोड़ा चेंज कर सकता है, ठीक है। वाइल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज रियली यूनाइटेड अगेंस्ट वाशिंगटन, वाइल इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल टू बैलेंस यूएस पावर, द यूएन डज प्रोवाइड अ स्पेस विद इन विच आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट स्पेसिफिक यूएस एटीट्यूड्स एंड पॉलिसीज आर हर्ड एंड कॉम्प्रोमाइज्ड। तो भाई ये पूरा वाला पैराग्राफ को रीड करोगे तो यही बता रखा है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमेशा पूरी वर्ल्ड एक बैलेंस कर ले पावर को, कि पूरी दुनिया एक तरफ और अमेरिका एक तरफ, ऐसा भी नहीं होता है कभी भी। बट अगर हम यूनाइटेड नेशन की बात करें तो वो हमें बहुत हेल्पफुल होता है यूनाइटेड नेशन के होने से, कि हम वहाँ जाके आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं किसी एक टॉपिक पे। यूएसए से ऐसे घर बैठ के थोड़ी कर सकते हैं, वहाँ जाके हम कर सकते हैं। यही बात बार बार रिपीट करी गई है। तो इसीलिए यूएन इज़ अ इम्परफेक्ट बॉडी। इम्परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट नहीं है यूएन में, बट विदाउट इट द वर्ल्ड वुड बी वर्स। बट इसके बिना दुनिया और आप सोच भी नहीं सकते थे कैसी हो जाएगी। नेक्स्ट, जैसे जैसे आजकल गाइस देखो इंटरडिपेंडेंस का ज़माना आ गया। आजकल देखो हम स्कूल में भी होते हैं ना, तो सब बच्चों के ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, घर आके भी बात कर रहे होते हैं। मेरे टाइम में भी इतना ये नहीं होता था। अगर आप अपने मम्मी पापा के टाइम में देखोगे तो इतना नहीं होता था। होमवर्क नहीं करा है तो होमवर्क घर पे फ़ोटो खींच के भेज देंगे। तो टेक्नोलॉजी बढ़ी है, एडवांसमेंट हो रहा है, दुनिया बहुत करीब आ गई है। तो इस समय पे क्या हमारे को एक ऐसी बॉडी की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे वर्ल्ड की हर कंट्री के लीडर्स जाके बातचीत कर पाए? ऑब्वियसली है, और वही है यूएन। तो यही चीज़ लास्ट टॉपिक में बता रखी है कि जैसे जैसे अब इतनी नई नई चीज़ें हमारे सामने है, खाली वॉर थोड़ी होता है। टेक्नोलॉजी बढ़ावा देना, डेवलपमेंट करना, पॉवर्टी हटाना, डिजीजेस हटाना, टेररिज्म हटाना। चैप्टर 7 में आप पढ़ के आ चुके हो कितने तरीके के इश्यूज हमारे वर्ल्ड में होते हैं। तो उन सबको डील करने के लिए, इंटरडिपेंडेंसी बढ़ाने के लिए हमारे को यूएन की ज़रूरत है, ठीक है। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। यही चीज़ आपको यहाँ पे बता रखी है कि जैसे जैसे इंटरडिपेंडेंस बढ़ रही है, हम नहीं समझ सकते कि 7 बिलियन पीपल यूएन के बिना कैसे रह लेंगे। हम लोगों को ज़रूरत है एक ऐसी जगह की जहाँ पे हम जाके बातचीत कर, इसलिए हमारे को गाइज यूनाइटेड नेशन की भी ज़रूरत है, और बाकी इंटरनेशनल जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, और बाकी मैंने आपको पढ़ाई ना, हमें इन सब की ज़रूरत है। सो दैट इतने बड़े वर्ल्ड है हमारा, इतनी कंट्रीज़ है, इतने पीपल हैं,
हमारे यहाँ पे सब कुछ एक परफेक्ट वे में होता रहे, और परफेक्ट वे में भी ना हो तो कम से कम बुरे तरीके से ना हो, ढंग से काम होते रहे, उसके लिए हमें यूएन की ज़रूरत है। विद दिस चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे बात आती है, इस चैप्टर में से बहुत क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, एमसीक्यू बहुत आएंगे वैसे इस चैप्टर में से, तो सबके लिए आप जाके मेरी क्वेश्चन आंसर सीरीज चेक कर सकते हो। मैंने हर चैप्टर पढ़ा रखे हैं, एमसीक्यू करा रखे हैं, लॉन्ग शॉर्ट आंसर, तो आप जाके पढ़ सकते हो। तो विद दिस बाय टेक बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स देखने हैं, क्वेश्चन आंसर देखने हैं, स्टडी मटेरियल चेक करना है, तो इंस्टाग्राम आईडी गिवन है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।